आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ मास, जो रिजिड बॉडी के हिसाब से जो अलग अलग सेंटर ऑफ मास होते। ओके, अब देखो ये टॉपिक वैसे तो जी नीट का टॉपिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बाहर का टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो हम उसका बेस समझा देता हूँ मैं। जिसे कोई भी रिजिड बॉडी दी है, स्फीयर है तो, या फिर हेमिस्फीयर है तो क्या होगा, रिंग है तो, सेल है तो मैं आपको एक ही सम जो सबसे आईएमपी सम है इस रिजिड बॉडी के डेरिवेशन का, जो एसएलआर में भी दिया था, लास्ट ईयर की गुजरात बोर्ड की बुक्स में भी दिया था। यानी कि जो हम जनरली रिपीटेड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछ रहे वो क्वेश्चन में कराऊंगा। बाद के क्वेश्चन यदि इफ यू इंटरेस्टेड यानी कि आपको करना हो तो एसएलआर के अंदर दिया हुआ है, मैं उसका फोटो खींच के लेक्चर के बाद भेज दूंगा इफ यू वांट मोर प्रैक्टिस अबाउट इट, राइट। बाकी आईएमपी नहीं है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो सम में आपको भेजूंगा। आईएमपी एग्जाम में नहीं आएगा आपको, गारंटेड। ओके, चलो। ओके, लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमने सेशंस लिया था उसमें एक चीज सीखी थी, जैसे ये वाले टॉपिक मोमेंटम कंजर्वेशन के सम। सिमिलरली ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, मैन बोट प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे याद था कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अभी मैं ले लेता हूँ कि शायद आपको काम आ जाए। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। आई एम नॉट, मुझे ये एसएलआर की बुक्स में एक क्वेश्चन मिला नहीं कोई पर्टिकुलर, तो ऐसे रेंडमली मैं अपने हिसाब से बना के क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि समझ लो मैं बोर्ड पे या ऐसे बैठा हूँ। ओके, अब आपको पता है कि लाइक एग्जांपल फॉर ये किनारा आ गया, ये पानी था। अब मैं जैसे ही एक अकेला हुआ या छोटी बोट है, तो जैसे ही इस बोट से देखो बच्चों कहीं मुझे मिला नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं कि ये आईएमपी नहीं, ये बहुत आईएमपी, इसलिए मुझे याद था कि ऐसा क्वेश्चन बहुत हमारे सर पूछते थे 11th की एग्जाम, 11th स्टैंडर्ड में। ओके, सो डेट्स वाई आपको यहाँ फोकस रखना है, शायद आपके भी क्वेश्चन स्कूल में आ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से मैंने जोर से कूद यानी कि छलांग लगाई वो इस किनारे के ऊपर, मुझे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गैप था कि मैं नीचे गिर ना जाऊं, इसलिए मैंने छलांग लगाई। तो कितनी स्पीड से मैंने छलांग लगाई, जो मेन था उसकी जो स्पीड थी समझ लो मैं 25 मीटर पर सेकंड की ले लेता हूँ, रैंडमली ले ली, कोई वैल्यू फिक्स नहीं। अब ये जो मेन था उसका जो मास था वो था 50 किलोग्राम। ये जो बोट है, बोट का मास समझ लो हम ले लेते हैं 100 किलोग्राम। तो कोई बता पाएगा इस बोट, कॉमन लॉजिक है, जैसे आप यहाँ खुद का लगाओगे, छलांग लगाओगे तो बोट पीछे जाएगी, हाँ कि ना, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन नहीं था, देखो बोट फ्री बॉडी थी, तो ये भी पीछे जाएगी। तो वो कौन सी वेलोसिटी से पीछे जाएगी, उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब कुछ फाइंड करना है आपको। कैन एनीवन गेट द आंसर? कोई बता पाएगा इस बॉडी, ये पूरे सिस्टम के लिए इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर एंड आफ्टर? बिफोर कितनी थी, कोई बता सकता जब यहाँ खड़ा था तो? हेलो, 0 जीरो। 0 अब बाद में कितनी होगी? 25 -25 0 जीरो। क्यों मैंने यहाँ सिस्टम की बात की है, समझ लो सेंटर ऑफ मास इस कोई पर्टिकुलर बॉडी का नहीं होता बच्चों, ये सिस्टम का मैं पूछ रहा हूँ। अब बोलोगे सर क्यों जीरो, तो भाई ऐसे होता ही है कि जब इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो होता है, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, याद हो तो। शायद यहाँ ही कुछ होगा, ये देखो ये कॉन्सेप्ट याद आया, ये चीज यहाँ मैंने आपको बताया था। एक्सटर्नल फोर्स जीरो। आप बोलोगे सर एक्सटर्नल फोर्स तो लगा, देखो बच्चों वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, वो इंटरनल फोर्स था। याद करो, कोई बाहर से किसी ने आपको नहीं खींचाया, आपने इंटरनली उसके ऊपर फोर्स लगा। इंटरनल फोर्स की यहाँ बात नहीं कर रहे हम। यदि फोर्स एक्सटर्नल लगता हो तो सेंटर ऑफ मास चेंज होता है, इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, कीप इन माइंड इट। तो मैंने क्या बताया था, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब रिमेन द सेम, यदि मूव कर रहा है तो मूव रहेगा, स्टेडी है तो स्टेडी रहेगा। तो यहाँ सिचुएशन क्या थी बच्चों, सिचुएशन क्या थी कि पहले भी वो स्टेडी था, हाँ कि ना?
अभी भी एक्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो जीरो ही लग रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगा, शायद आप ऊपर कूदे तो वो तो इंटरनली लगा ना, बस समझ लो कि बस है, बस जा रही है। अब बस के ऊपर खुद का मार रहे हो, आगे पीछे जा रहे हो, क्या आप बस के ऊपर कोई फोर्स का चेंजेस होगा? हेलो, क्या बस की स्पीड बढ़ जाएगी? आप आगे दौड़ोगे तो बस की स्पीड बढ़ जाएगी, अंदर बस के अंदर दौड़ोगे तो? हेलो, बढ़ेगी? नो नहीं, सर। क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। तो सिमिलरली यहाँ जो फोर्स लगा ना बोर्ड के ऊपर, वो इंटरनल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो सेंटर ऑफ मास भी एज यूजुअल जो पहले था वही रहेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम्स फॉर गुड सेट एग्जाम्स। जी नीट का तो मुझे 100% नहीं एग्जैक्टली पता है, क्योंकि मैंने बहुत कम रेयर ऑफ रेयर केस में से सम्स देखे। जी नीट में भी होते होंगे, ओके, मेरे ध्यान में नहीं आए। लेकिन गुड सेट तो मैं हर बार, पहले तो क्या था, जी नीट तो अभी आया 2-3 साल से, पहले तो हम गुड सेट की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को ज्यादा कराते, क्योंकि उसके बेसिस पे एडमिशन मिलते थे। ओके, तो जनरली ये सम गुड सेट के एग्जाम में मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो दैट मीन्स आपको गुड सेट के एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। देखो, जब मैं एक हिंट आपको दूं कि जी नीट है ना, उसमें कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि सभी इसके पीछे पड़े हुए, सभी स्टूडेंट और सभी क्लासेस वाले, मोस्ट ऑफ द क्लासेस वाले, जब से ये आपको पता होगा कि ये सब। चलो, तो एक ऐसा सम ले लेते हैं, वैसे यही सम ले लेते हैं। आपको पता है कि अभी मैं पर्सन्स के लिए 4 पर्सन, तो पता चल गया है ना सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला कोई बता सकता है? m1v1 m2v2 अपॉन कैपिटल M। m1 प्लस m2, ये पूरे सिस्टम है। सिस्टम के अंदर दो चीज है, m1 यानी कि बंदे का लेव, उसकी मास 50 किलोग्राम है। ओके, ग्राम ले लेता हूँ, ओके, टेम्पररी, अभी दिक्कत उसमें ना है ना, इसलिए v1 25 मीटर पर सेकंड। हेलो, पता चला ना? वैसे ग्राम में हो नहीं सकता, लेकिन अभी उसको छोड़ दो, आप यूनिट को छोड़ दो, वैल्यू के बेस पे फोकस करो। ये पर्सन के लिए m2, बोर्ड का मास कितना था? 100 ग्राम। और v2 वो फाइंड करना है। अब ये सेंटर ऑफ मास कितना था बच्चों बिफोर जीरो, आफ्टर जीरो? तो यहाँ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आ जाएगा। ये m1 और m2 यहाँ आ जाएगा तो जीरो होगा। हेलो, m1 50, v1 25, m2 100, v2 फाइंड करना है। v2 इज इक्वल टू 25 15, 25 5 जा 125, यहाँ आ जाएगा तो माइनस होगा, इस साइड आएगा तो, और डिवाइडेड बाय 100 मैंने डायरेक्टली कर दिया। बोलो पता चला ना सभी को? कुछ भी नहीं है, बेसिक मैथ्स है। यस हर्ष, क्या डाउट है बोल? सर एक्सटर्नल फोर्स लागे, एक बार समझाओ ना पाछो। जब आप सिस्टम के बाहर से फोर्स लगाते हो ना, तो इसको एक्सटर्नल फोर्स है। यदि वो बंदा यहाँ से इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाता तो ये वेलोसिटी उसकी चेंज होती, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होती। लेकिन ये जो बंदा है ना, वो उसने फोर्स लगाया, लेकिन इनर फोर्स था बच्चों। ओके, बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर, जब मैंने ये पूरा सिस्टम लिया तो सिस्टम के अंदर के फोर्स जो है ना, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स में नहीं मानते। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो पहले था, पहले क्या था, पूरा सिस्टम स्टेडी था तो जीरो था। अब वो आगे गया तो ये बंदा आगे गया, ये पीछे गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। जैसे बॉम्ब का एग्जांपल याद करो, एटॉमिक बॉम्ब जब फूटा, पार्टिकल्स तो ऐसे चले जाएंगे, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास वहां का वहीं रहेगा। सिमिलरली ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां था पहले वहां ही रहेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो रहेगी। वेलोसिटी जीरो है, बाद में तो बस डेटा डाल दिया। क्लियर हर्ष? हर्ष ना सर, खबर नहीं पड़ती। सेमा खबर ना पड़ी बोलो? सर मैंने जंप करे तो दो वैसे ही यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्म डाल सकते हो, m1 a1, m2 a2, m1 प्लस m2। तो आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखोगे तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा वो कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चंस अलग इसलिए मैंने बताया था क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है, एसएलआरआर में भी पता नहीं कहां से ये नई एसएलआरआर में निकाल दिया है। और दूसरी चीज आईएमपी भी है एक ही चीज जो आपने वो आगे लास्ट लेक्चर में सीखा था। लेकिन यहाँ एक ये ध्यान रखना कि इसका सेंटर ऑफ मास हमें जीरो लेना है, ये एक एक्स्ट्रा था। बाकी एज यूजुअल जो आगे के सम हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे, ऐसे ये सारे सम है, देख लो, है कि नहीं? बोलो क्लियर? थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए बताओ। चलो आंसर जल्दी से।
सी ऑप्शन। क्या होगा? रिजिड बॉडी इज डेड। अरे यार बाकी Size क्या? and shape. हाँ, साइज एंड शेप। साइज एंड शेप, राइट। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करना, अभी भी एक टॉपिक कंप्लीट करना है। Translational. कॉमन लॉजिक के नोट, रिजिड Trans- बॉडी है, कौन सा मोशन करेगी? ट्रांसलेशनल ट्रांस रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। मैंने इसलिए तो बोला रिजिड बॉडी। अब बोलोगे सर क्यों? देखो, मैंने वो हाँ। एग्जांपल याद करो, वो सारे पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे थे, लेकिन एक बीच वाला जो एक्सिस ऑफ पार्ट, यानी कि जो एक्सिस था, रोटेशन ऑफ एक्सिस, वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था। तो ट्रांसलेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन अंदर के पार्टिकल तो दो गोल गोल घूम रहे हैं, यानी कि दोनों टाइप का मोशन रहेगा। ओके, चलो इसका आंसर अभी मैंने आपको आगे बताया। स्ट्रेट लाइन जो रोटेटिंग कर रहा है, उस रोटेटिंग का स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक्सिस ऑफ ट्रांसलेशन। एक्सिस ऑफ ट्रांसलेशन। यस सर्स बोल। સેકન્ડ નંબરના ક્વેશ્ચનમાં ઓબ્જેક્ટ આમ સ્ક્વેર કે ઈ શેપ હોય તો ખાલી રોટેશનલ આવી શકે, સોરી ટ્રાન્સલેશન આવે, પણ આપણે એવું માનવાનું નથી ને કે સ્ક્વેર હોય, આપણે તો બધું ગણવાનું પડશે। क्या रिजिड बॉडी ऐसा तो है नहीं कि स्क्वेयर ही हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है ना। मैंने दोनों एग्जांपल याद करो, समझाया था। यदि ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसलेशन भी आएगा, रोटेशनल मोशन भी आएगा, और यदि स्क्वेयर है तो ओनली रोटेशनल है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा तो क्लेरिफाई नहीं किया है ना कि ये ऑब्जेक्ट स्क्वेयर है, ऐसा तो किया नहीं है, तो हमें दोनों मानने पड़ेंगे। ओके, तो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग है ना थोड़ा खुल के, यानी कि सोचना है थोड़ा। ओके, हर एक कंडीशन को सोच के आंसर देना होगा। क्यों? हाँ, यदि इसमें यदि रोटेशनल मोशन नहीं लिखा होता, ये ऑप्शन नहीं होता, तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ रोटेशनल का दिया हुआ है, यानी कि आपको भी कुछ सोचने की जरूरत है रोटेशनल मोशन के बारे में। बोलो क्लियर? चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोलो आंसर। बी થઈ ગયો આ. થઈ ગયો, चलो ए एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके। अब थोड़े से पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि अब आपको पता तो होगा नहीं किसका मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो वो तो बंदा, मैंने आपको वीडियो देखने के लिए बताया, बोला था, किसी ने देखा वो वीडियो? મળ્યો જ નહીં। ना મળ્यो? हाँ सर, सर्च કર્યો ને મળ્યો જ નહીં तो तो। मुझे भी नहीं मिला था, मैंने सर्च किया था, पता नहीं इस बार नहीं मिला। कोई बात नहीं, जब मिलेगा ना ओके तो मैं भेज दूंगा। मैं ट्राई किया, पता नहीं उसने रिमूव कर लिया होगा यूट्यूब से, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी आप जान चुके हो, आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं जाएगी, खाली कॉन्सेप्चुअली रीड कर लो तो एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या है? फर्स्ट है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हाँ कि ना? देखो कैसे कि ये है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ऐसा है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, स्क्वायर है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। मीन्स व्हाट, आप अलग अलग शेप पे, अलग अलग शेप, अलग अलग मास। किसी का है ना, दो वीडियो चालू है, प्लीज बंद कर दो। किसका माइक किसका चालू है? दो दो डिवाइस से ज्वाइन मत हो किसी को, मैं ओके, आपका इको यहाँ आ रहा है। चलो, तो मीन्स व्हाट, यहाँ मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? हेलो, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बोलोगे सर ये कैसे? चलो ये सारे ना रेगुलर मास है, ये सारे रेगुलर है, तो आप जियोमेट्रिकल सेंटर निकाल के उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हो। लेकिन बच्चों यदि ऐसा ड्रॉ किया है, समझ लो, बोलो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा तो नहीं लिख सकते मिडल में होगा? हाँ कि ना? कहाँ होगा? कोई बता सकता है कौन सी साइड पे होगा? बोलो, ये ए और ये बी में लिखा हो, कहाँ होगा? बी नहीं, यहाँ बी होगा। बाजू हશે। पता चल रहा है ना? यहाँ होगा। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑल्सो डिपेंड्स। सेंटर ऑफ मास नहीं ओनली शेप के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यदि वो रेगुलर बॉडी है तो, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। इनरेगुलर बॉडी है तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। दूसरा है, इन केस ऑफ सिस्टमेट्रिक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजेनियस, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द जियोमेट्रिक सेंटर। जो मैंने आपको बताया, जियोमेट्रिक सेंटर यानी कि जो ये सेंटर है उसका जियोमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। ये सारे पता है ना, जियोमेट्रिक यानी कि एग्जैक्ट बीच वाला। यदि मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एग्जैक्टली जो बीच का सेंटर होगा वही उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, वही उसका जियोमेट्रिक सेंटर होगा। लेकिन यदि सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है तो मास
डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। जैसे यूनिफॉर्म रोड है तो कहाँ होगा, यूनिफॉर्म रोड है तो इसका मिडल में उसका सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, हाँ कि ना। हाँ क्यूबिकल बॉक्स है तो कहाँ होगा उसका, क्यूबिकल बॉक्स, ये क्यूबिकल बॉक्स बना है कहाँ है, इंटरसेक्शन ऑफ द बॉडी डायगोनल्स, ये जो बॉडी के जो डायगोनल्स है उसका जो इंटरसेक्शन था वहां होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के बॉडी के सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जस्ट रीड कर लो, याद कर लो, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वेयर इज द सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड ऑफ द सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग का होगा सेंटर ऑफ रिंग, सर्कुलर डिस्क का भी होगा सेंटर ऑफ डिस्क, स्फीयर का होगा सेंटर ऑफ स्फीयर, हर एक सेंटर पे इसका मास होगा। ओके अब यहाँ ये ऐसे क्यों यहाँ सेंटर ऑफ मास लिखा है, शायद ऐसा भी हो सकता कि यहाँ ज्यादा मास हो, सॉरी इस साइड ज्यादा मास हो, ये हेवी हो, इस साइड का भाग हेवी हो, ये भाग थोड़ा ऐसा हो, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ भी आ सकता है। ओके डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से ना हो तो यहाँ जो लास्ट चीज मैंने आपको बताई, सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू हेवी मास। चलो एक चीज बताओ, एक रिंग है, खाली रिंग है, बस इतना ही उसका मटेरियल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कोई बता सकता है। यूनिफॉर्म है, भले मैंने ड्रॉ ऐसे की है, कैन यू गिव द आंसर, व्हाट इज द, वेयर इज द 2r सेंटर by ऑफ मास, pi. कहाँ होगा उसका 2r by सेंटर ऑफ pi. मास, 2r by pi. बीच में कहाँ होगा, मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला बेटा इसलिए तो। ओके अभी ऐसे समझ लो, उबर यस हियर आई, ये रही देखो। ओके इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे। सिमिलरली यहाँ तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सेंटर ऑफ मास जहां है वहां ही आए। यहाँ देखो ये हवा है, खोखला है, फिर भी यहाँ सेंटर ऑफ मास बीच में आ रहा है। कीप इन माइंड सेंटर ऑफ मास इज नॉट ऑलवेज सिचुएटेड ऑन द मास, इट इज ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके वो जरूरी नहीं कि हर एक बार सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर ही होगा, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, लाइक दिस केस, बोथ दिस केस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? Yes. ओके ये जो है वो कहाँ आएगा, 2:1। ओके यदि ऐसा है समझ लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बच्चों, पता है आपको? 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा ये डायगोनल्स, याद है? ओके ऐसे कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के अंदर ऑलरेडी आ गए तो बस वैसे याद रखने सारे सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएटेड होता। वैसे एक आध क्वेश्चन में ले लेता हूँ, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है ये टॉपिक। ओके फिर भी एक आईएमपी क्वेश्चन है जो आपकी बुक्स में गारंटेड दिया नहीं है लेकिन गारंटेड एग्जाम में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन जो हर एक टीचर का भी एक फेवरेट होगा। तो ये सोल्व कर लेते हैं, बाद में हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, कोई भी बॉडी हो सकते हैं। मैंने तो यहाँ एग्जाम्पल, ये मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल इसलिए मैंने ये लिया, बाकी आप चाहो तो ऐसे हेमिस्फीयर का भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास, चाहो तो स्फीयर का निकाल सकते हो। सेंटर स्फीयर का तो वैसे आपको पता ही होगा कहाँ होगा। क्वेश्चन में यहाँ पूछा है सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द मास एम, जिसका मास टोटल कैपिटल एम दिया हुआ है, टोटल लेंथ कैपिटल एल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास मिडल पॉइंट पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बच्चों? तो प्रूव करना है। ओके इसका सेंटर ऑफ मास मिडल पे है, वो आपको प्रूव करना है। बोलो कैसे करोगे? एक मिनट हो, ये कहाँ आ गए हम? चलो तो उसके लिए एक सिस्टम याद रखने, एक फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा कोई भी सम हो, ऐसा कोई भी फिगर हो, एक ही फॉर्मूला जो आपको हर बार काम आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सियम का फॉर्मूला 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम। ओके हेलो, ये फॉर्मूला आपको हर एक सिचुएशन में काम आएगा। तो एक नया, वैसे कुछ नया फॉर्मूला नहीं, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, f इंटू सी एम इंटीग्रेशन, यानी कि छोटे छोटे x1 dm x2 dm, याद है? मोमेंटम कंजर्वेशन का ही है, तो उससे डिराइव हुआ फॉर्मूला, नया कोई नहीं है। लेकिन याद रख लो, अभी हर बार कहाँ मोमेंटम का फॉर्मूला डाल के डिराइव करना बैठेगा।
चलो अब हम ये फिगर समझते हैं क्या है। हमने क्या किया, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मास अलग अलग है तो पहले छोटा सा मास ले लिया, यहाँ dx लेंथ का छोटा सा मास x डिस्टेंस पे लिया। अब कितना मास होगा वो कोई बता सकता है? इसका मास dm है, वो कितना होगा? जैसे यहाँ dm आता है तो उसके वैल्यू निकालनी है। तो टोटल के कितना मास मैंने बोला बच्चों पूरे सिस्टम का? m। उसके लिए लेंथ कितनी थी? टोटल लेंथ l, टोटल l। तो टोटल लेंथ l हो तो टोटल मास कितना आता है बच्चों? m आता है, हाँ कि ना? तो dx लेंथ के लिए, dx ही लेंथ है ना, अब तो छोटी सी dx लेंथ ली, तो dx लेंथ के लिए मास कितना होगा? यदि हम उसको dm बोले, dm, तो dm इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो m इंटू dx डिवाइड बाय l। बोलो पता चला ये कहां से आया dm की फॉर्मूला? कोई डाउट हाँ किसी सर। को? पक्का ना? बस डाल दो यहाँ फॉर्मूला में। लिमिट कहां से कहां लेंगे? जीरो से। ये जीरो लिया यदि ओरिजिन हो तो जीरो से l तक लिमिट लेते, x अभी ऐसे लिखते, इंटू डीएम की जगह ये डाल देते m इंटू डी एक्स अपॉन एल। इसमें से m कट हो जाएगा, देखो हाँ कि ना? l जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। लिमिट ले ली 0 से 1। इंटीग्रेशन करो बच्चों, चलो x का एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना? सॉल्व किया 1 बाय एल, ऐसी थी वैल्यू, अभी मैं लिख ही देता हूँ पूरा। चलो अब एक बार एल स्क्वायर और एक बार 0, सॉरी डिवाइड बाई 2 रह गया नहीं? हाँ रहेगा। उसको मैं नीचे बाहर ले लेता हूँ, डिवाइड बाई 2 अभी यहाँ लिख देता हूँ। 2 को बाहर ले लिया मैंने, राइट? एल स्क्वायर, यहाँ 2l बचा था, स्क्वायर और l कट तो आंसर आया l बाई 2। l बाई 2 यानी कि टोटल लेंथ l थी, l बाई 2 यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ मास मिडल में आ गया, वो तो प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, खाली ये याद रखना है। और ये जनरल फॉर्मूला, पहले कोई भी फिगर दो तो ये बना दो, ओके? ये वाली चीज ये लिख दो पहले। बाद में हमने क्या करना है, छोटा सा कोई एरिया लेंगे और उसका मास निकालेंगे। जैसे यहाँ लेंथ l थी तो m था, जरूरी नहीं कि हर बार लेंथ हो, ये तो रोड दिया हुआ इसलिए। यदि समझ लो कि एग्जाम्पल फॉर दूसरी कोई चीज दी है, जैसे हेमिस्फीयर दिया हुआ है, जैसे ये एग्जाम्पल में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, हेमिस्फीयर दिया हुआ है, सॉरी, तो आप चाहो तो यहाँ छोटी सी लेंथ, यानी कि ये वन टाइप ऑफ क्या हुआ, कोई बता सकता है? आप प्रैक्टिकली सोचो तो ये क्या हुआ? इतना एरिया मैंने लिया, ये सिलेंडर हुआ, हाँ कि ना? अरे 3D हाँ में सर। सोचना है, 3D में सोचो यार। सोचो कि आपका बॉल है, उसमें ऐसे आधा कट किया तो वन टाइप ऑफ सिलेंडर जैसी कुछ फिगर, थोड़ा सा एग्जैक्ट सेट नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस में होता है, लेकिन इतना समझ लो। आपको तो पता ही है ना, ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर लेके आप इंटीग्रेशन कर लोगे। याद आया कुछ सिचुएशन? सर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अभी टाइम भी नहीं है क्योंकि हमें 11th का भी सिलेबस कंप्लीट करना, तो ऐसे सम आपको SLR में मिल जाएंगे, यू कैन सॉल्व इट, राइट? मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है, और उसमें बाद में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ओके चलो एक सर काम कर रिज्वाइन दो, कर लिए। रीज्वाइन कर लो, चलो रीज्वाइन कर लो, चलो जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट।